गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नेपोलियन तृतीय की देश नीति। नेपोलियन तृतीय कौन था, क्या था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने जर्मनी के एकीकरण तक हम लोगों ने काम पढ़ लिया है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेपोलियन तृतीय। पहला जो था वो नेपोलियन प्रथम यानी नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम था, ठीक है। और जो वाटरलू के युद्ध के बाद उसके जो शासन समाप्त हो गया था, उसके कुछ वर्षों बाद नेपोलियन नाम से फिर से एक फ्रांस के अंदर शासन हुआ और वो काफ़ी अच्छा रहा या नहीं रहा, इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ जानेंगे, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सेट कर लेते हैं। बात करते हैं हम लोग पहले लुई नेपोलियन के प्रारंभिक जीवन के बारे में। लुई नेपोलियन का जो जन्म है वो 1808 ईस्वी में हुआ था। उस समय उसके पिता लुई बोनापार्ट हॉलैंड के शासक थे। वह प्रारंभ से ही सपनों की दुनिया में विचरण करने वाला साहसी तथा षड्यंत्रकारी था। वाटरलू के युद्ध के पूर्व उसके चाचा ने, जो कि नेपोलियन प्रथम था, ने उसको प्यार करते हुए कहा था, संभवतः यही बालक मेरे राजवंश को चलाएगा। 1831 में उसने इटली में काल्पनिक संस्था का सदस्य रहकर वहाँ की राजनीति में भाग लिया और साथ ही फिर 1832 में नेपोलियन प्रथम के पुत्र ड्यूक ऑफ डिस्टार्ट की मृत्यु के पश्चात वह अपने आप को नेपोलियन प्रथम का उत्तराधिकारी समझने लगा था। लुई नेपोलियन का राष्ट्रपति बनना। इससे पूर्व इस लुई नेपोलियन ने फ्रांस की सत्ता देने के काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन वह असफल रहा था। फिर कुछ समय बाद 10 दिसंबर 1848 ईस्वी को राष्ट्रपति पद का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में लुई नेपोलियन को लगभग 57 लाख मत मिले, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी कैवनियाक को 14 लाख मत ही मिले। वस्तुतः लुई नेपोलियन का किस चमत्कारिक विजय का कारण यह था कि फ्रांस में नेपोलियन के नाम में ही जादू था तथा उसके समर्थकों ने चुनाव के पहले नेपोलियन गाथाओं का प्रचार बढ़ा दिया था। फ्रांस के लोग नेपोलियन को एक महान देवता की तरह पूजते थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो फ्रांस के लिए गौरव प्राप्त किया था, उसी की पुनः स्थापना लोग चाहते थे और नेपोलियन के नाम को अधिक महत्व मिलना स्वाभाविक ही था। लुई नेपोलियन को संविधान सभा के अध्यक्ष ने 20 दिसंबर 1848 ईस्वी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति बनने के बाद नेपोलियन ने किस तरह से सत्ता हटाई और वह भी सम्राट बन गया, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे की बात करते हैं। लुई नेपोलियन ने प्रतिनिधि सभा को अलोकप्रिय बनाकर स्वयं की लोकप्रियता में वृद्धि कर ली थी। रोम कैथोलिकों, उच्च मध्यम वर्ग, मजदूरों तथा सेना को अपने पक्ष में करके बड़ी ही गुप्त रीति से सावधानीपूर्वक सत्ता हटाने की तैयारी करने लगा। जनवरी 1581 में उसने मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया तथा उसके स्थान पर नए मंत्रियों की नियुक्ति की। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का था और तदनुसार लुई नेपोलियन का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 1852 में समाप्त होने वाला था। अतः वह संविधान में संशोधन करके अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहता था। जुलाई 1851 ईस्वी में प्रतिनिधि सभा में संविधान में संशोधन के इस प्रस्ताव को 3/4 बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। नवंबर 1851 में उसने वयस्क मताधिकार को पुनः स्थापित करने तथा 1850 के निर्वाचन कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा। इसे भी प्रतिनिधि सभा ने अस्वीकृत कर दिया। तत्पश्चात नेपोलियन ने बलपूर्वक सत्ता हथियाने की तैयारी आरंभ कर दी। सेनापति सेंट अर्नात तथा पेरिस की पुलिस का प्रधान डा मापास
ने मिलकर सत्ता परिवर्तन करने की योजना बनाई। 2 दिसंबर 1851 को प्रातःकाल से पहले ही फ्रांस के प्रमुख गणतंत्रवादियों तथा राजसत्तावादियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा प्रतिनिधि सभा भवन को घेर लिया गया। लुई नेपोलियन ने फ्रांस की जनता के नाम पर एक घोषणा पत्र तैयार किया जो प्रातःकाल से पूर्व ही पेरिस की इमारतों पर चिपकवा दिया गया। घोषणा पत्र द्वारा प्रतिनिधि सभा को भंग करवा दिया गया तथा 1850 के निर्वाचन कानून को रद्द कर वयस्क मताधिकार पुनः स्थापित करने की घोषणा की गई। नेपोलियन ने जनता को यह भी सूचित किया कि राष्ट्रपति को नवीन संविधान बनाने का अधिकार देने के संबंध में शीघ्र जनसंग्रह किया जाएगा। जिन लोगों ने राष्ट्रपति की इस कार्रवाई का विरोध किया उन्हें गिरफ्तार कर जेल में ठूस दिया गया। इस पर कुछ गणतंत्रवादियों ने राष्ट्रपति के अधिनायकवाद का विरोध करने के लिए एक समिति गठित की तथा 3 दिसंबर की रात्रि को राष्ट्रपति के विरुद्ध विद्रोह आरंभ हो गया। 4 दिसंबर को यह विद्रोह अधिक उग्र हो गया, किंतु सेंट अर्नात ने सेना भेजकर इस विद्रोह को बड़ी निर्दयता से कुचल दिया। इस दमनकारी नीति का प्रयोग विशेष रूप से गणतंत्रवादियों के विरुद्ध किया गया और उनका ऐसी निर्ममता से दमन किया गया कि वे अनेक वर्षों के लिए शांत हो गए। 20 दिसंबर 1851 को पूर्व घोषणा के अनुसार जनमत संग्रह कराया गया। राष्ट्रपति को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देने के पक्ष में लगभग 75 लाख तथा उसके विरुद्ध लगभग 6.5 लाख मत प्राप्त हुए। 14 जनवरी 1582 को लुई नेपोलियन ने नया संविधान घोषित कर दिया, जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया तथा वयस्क मताधिकार की व्याख्या की गई। राज्य की समस्त शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित कर दी गई तथा उसे मंत्रियों को नियुक्त करने एवं अभ्यस्त करने का अधिकार दिया गया। कानून बनाने के लिए 3 सदन गठित किए गए। प्रथम राज्य परिषद, जिसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे तथा इसका कार्य कानून के प्रारूप तैयार करना था। दूसरी सीनेट, जिसके सदस्य भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे तथा इसका कार्य कानूनों में संशोधन करना, नए कानून प्रस्तावित करना और संविधान की व्याख्या करना था। इन दोनों की बैठक सार्वजनिक नहीं होती थी। तीसरा सदन व्यवस्थापिका सभा थी, जिसके 250 सदस्य थे और उनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता था। व्यवस्थापिका सभा का मुख्य कार्य कानूनों को पारित करना तथा वार्षिक बजट को पास करना था, किंतु उसे किसी कानून को प्रस्तावित करने अथवा बजट में संशोधन करने का अधिकार नहीं था। संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति की इच्छा के विरुद्ध न तो इस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता था और न ही उसे पारित किया जा सकता था। सेना तथा साधारण सेवाओं के पदाधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के अधिकार में सौंप दी गई। अब है इसमें द्वितीय गणतंत्र का अंत तथा सम्राट नेपोलियन तृतीय। इन सभी संवैधानिक परिवर्तनों ने लुई नेपोलियन को फ्रांस का भाग्य विधाता बना दिया, किंतु उसकी वास्तविक इच्छा सम्राट बनने की थी। अतः अपनी इस आकांक्षा की पूर्ति हेतु वह धीरे धीरे तैयारी करने लगा। राष्ट्रीय सिक्कों पर उसका चित्र अंकित होने लगा तथा राष्ट्रीय इमारतों एवं सेना में नेपोलियन प्रथम के समय के चिन्ह पुनः दिखाई देने लगे। उसने देश भर का दौरा किया ताकि जनमत का पता लग सके। सभी जगह जनता ने सम्राट की जय हो के नारों से उसका स्वागत किया। इससे नेपोलियन को पता चल गया कि जनता उसे सम्राट के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। अतः 21 नवंबर 1852 को लुई नेपोलियन को नेपोलियन तृतीय के नाम से सम्राट घोषित करने के प्रश्न पर मतदान किया गया। इस मतदान में लगभग 78 लाख मत नेपोलियन के सम्राट बनने के पक्ष में तथा 2.5 लाख मत विपक्ष में आए। 2 दिसंबर 1852 को लुई नेपोलियन को विधिवत सम्राट नेपोलियन तृतीय घोषित किया गया। इस प्रकार फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र समाप्त हुआ तथा उसके स्थान पर सम्राट नेपोलियन तृतीय का द्वितीय साम्राज्य स्थापित हुआ। फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र का अंत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि फ्रांस की जनता तो नेपोलियन के नाम पर मोहित थी। इसके अतिरिक्त जनता का बहुमत प्राचीन परंपराओं का पक्षपाती था। उच्च मध्यम वर्ग के लोग तथा पूंजीवादी पति समाजवाद से भयभीत थे तथा वे राजतंत्र की पुनः स्थापना में ही अपना हित समझते थे। इसके अलावा कैथोलिक लोग भी राजतंत्र में विश्वास रखते थे। इस प्रकार उस समय सभी परिस्थितियां लुई नेपोलियन के अनुकूल थी, जिसका उसने बड़ी चतुराई से लाभ उठाया तथा फ्रांस में राजसत्ता को पुनः स्थापित करने में सफल रहा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति, क्योंकि यह जो टॉपिक है उसी के ऊपर हमारा पूरा वीडियो है और आपके सिलेबस के अंदर भी इसी को कवर किया गया है। नेपोलियन ने 1852 में
बोर्डो में भाषण देते हुए कहा था, सम्राट का अर्थ है शांति। इस प्रकार वह यूरोप के राज्यों को आश्वस्त करना चाहता था कि वह शांति का इच्छुक है, किंतु वह जानता था कि फ्रांस की जनता के मस्तिष्क में नेपोलियन की विजयों की स्मृतियाँ अभी भी ताज़ी है, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इस गौरव की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए उसके लिए युद्ध नीति अपनाना आवश्यक हो गया था। इसीलिए वह नेपोलियन परंपरा को बनाए रखना चाहता था, जिससे कि विदेशों में फ्रांस का गौरव बढ़े। उसने एक बार ब्रिटिश राजदूत से कहा था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि फ्रांस की आंतरिक प्रवृत्तियाँ सैनिक प्रिय है और मैं उनको संतुष्ट करने का निश्चय कर चुका हूँ। जर्मनी के चांसलर एवं यूरोप के महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क ने भी नेपोलियन तृतीय के बारे में कहा था कि उसे युद्ध की आवश्यकता है। इस प्रकार उसकी विदेश नीति के प्रमुख दो उद्देश्य थे, फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव में वृद्धि करना तथा यूरोप की राजनीति में फ्रांस को प्रतिष्ठित स्थान दिलाना। राष्ट्रीय गौरव को प्राप्त करने के लिए 1815 की संधि को नष्ट करना तथा राष्ट्रों को स्वतंत्रता दिलाना चाहता था। इसके अतिरिक्त वह फ्रांस की खोई हुई प्राकृतिक सीमाओं को पुनः प्राप्त करना चाहता था। नेपोलियन राष्ट्रीयता का समर्थक भी था, इसलिए यूरोप के विभिन्न राज्यों के देशभक्त उससे सहायता प्राप्त करने की आशा रखते थे। नेपोलियन जानता था कि राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने से फ्रांस की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और साथ ही फ्रांस को कुछ अतिरिक्त भूभाग भी प्राप्त हो सकेंगे। इन उद्देश्यों से प्रेरित होकर नेपोलियन तृतीय ने आक्रामक विदेश नीति अपनाई। नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति को हम दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम चरण में 1852 से 1860 तक का काल लिया जा सकता है, जिसमें उसे काफ़ी सफलता प्राप्त हुई, तथा द्वितीय चरण में 1860 से 1870 तक का काल लिया जा सकता है, जिसमें उसे भारी असफलता का सामना करना पड़ा। नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति का प्रथम चरण 1852 से 1860। इसके अंदर जो पहला है वह है क्रीमिया का युद्ध। 1740 ईस्वी की एक संधि के अनुसार फ्रांस के कैथोलिक ईसाइयों को टर्की साम्राज्य के अंतर्गत पैलेस्टाइन में स्थित ईसाइयों के पवित्र स्थानों के संरक्षण का अधिकार दिया गया था, किंतु 18वीं शताब्दी के अंत से फ्रांस के सन्यासी कर्तव्यच्युत होने लगे अतः उनका स्थान यूनानी चर्च के सन्यासियों ने ले लिया। 1852 में सम्राट नेपोलियन ने फ्रांस के कैथोलिकों को प्रसन्न करने तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उन पवित्र स्थानों पर रोम सन्यासियों के संरक्षण के अधिकार को वापस दिलाने की मांग की। यूरोप के रोमन कैथोलिक राज्यों ने इसका समर्थन किया तथा टर्की के सुल्तान ने भी इस मांग को स्वीकार कर लिया, किंतु रूस का जार, जो यूनानी चर्च का समर्थक था, इससे क्रोधित हो उठा। वस्तुतः रूस टर्की की निर्बलता का लाभ उठाकर टर्की साम्राज्य का बंटवारा चाहता था। उसने टर्की साम्राज्य में रहने वाली ईसाई जनता पर रूस के संरक्षण की मांग की। ब्रिटेन टर्की में रूस के प्रभाव को रोकना चाहता था, अतः ब्रिटेन की सलाह से टर्की के सुल्तान ने रूस की मांग अस्वीकार कर दी। ब्रिटेन और फ्रांस रूस की शक्ति को रोकने के लिए एकमत हो गए। 1853 में रूस ने टर्की साम्राज्य के मोल्दोविया तथा वेलेशिया पर अधिकार कर लिया। इस पर टर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1854 में ब्रिटेन व फ्रांस ने रूस के विरुद्ध युद्ध में प्रवेश किया। इस प्रकार क्रीमिया का युद्ध आरंभ हो गया। अंत में रूस की पराजय हुई तथा 1856 में पेरिस में यूरोपीय राज्यों का शांति सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता नेपोलियन तृतीय ने की। पेरिस की संधि द्वारा रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक दिया गया। इससे फ्रांस को कोई ठोस लाभ नहीं हुआ, किंतु फ्रांस को गौरव प्राप्त हुआ तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी ख्याति बढ़ गई। फ्रांस यूरोपीय राजनीति का केंद्र बन गया। इस सफलता के परिणाम स्वरूप फ्रांस में नेपोलियन की स्थिति सुदृढ़ हो गई। दूसरा है अब इसमें इटली के संबंध में नीति। क्रीमिया की सफलता के बाद नेपोलियन अपने चाचा के दूसरे शत्रु ऑस्ट्रिया को नीचा दिखाने पर तुल गया। उसने इटली में चल रहे ऑस्ट्रिया के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्धों में इटली का पक्ष लिया। इटली की सहायता करने के अनेक कारण थे। पेरिस के सम्मेलन में कैवूर ने इटली की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के प्रति नेपोलियन की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी। वह स्वयं पहले भी कार्बोनेट संस्था का सदस्य रहकर इटली के स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुका था। इसके अतिरिक्त इटली में ऑस्ट्रिया के प्रभाव को नष्ट कर 1815 में उसके वंश एवं फ्रांस का अपमान करने वाले राष्ट्र के से प्रतिशोध भी लेना चाहता था, किंतु सार्डिनिया को कैथोलिक ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सहायता देने से फ्रांस के कैथोलिकों के नाराज होने का भय था, अतः कुछ समय तक वह निर्णय नहीं कर सका। जुलाई 1858 में उसने प्लम्बेर्स में कैवूर से गुप्त वार्ता की। फलस्वरूप प्लम्बेर्स की संधि हुई। इस संधि के अनुसार कैवूर ने फ्रांस को सैनिक सहायता के बदले नीस और सेवाएं प्रदेश देने को वचन दिया। अप्रैल 1859 को
ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध आरंभ होते ही नेपोलियन ने समझौते के अनुसार अपनी सेनाएं भेज दी। फ्रांस और सार्डिनिया की सेनाओं ने ऑस्ट्रिया को परास्त कर दिया तथा मिलान, लोम्बार्डी, टस्कनी, परमा, मोडेना आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया। इस सफलता से इटली की राष्ट्रीय एकता की भावना अधिक प्रबल हो उठी और वे पोप के राज्य सहित मध्य इटली के राज्यों को सम्मिलित कर संयुक्त इटली की मांग करने लगे। इससे नेपोलियन भयभीत हुआ क्योंकि वह तो इटली पर से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त कर फ्रांस का प्रभाव स्थापित करना चाहता था, इसलिए वह इटली के एकीकरण का विरोधी था। इधर फ्रांस के कैथोलिकों का विरोध भी बढ़ रहा था। अतः नेपोलियन ने सार्डिनिया से सलाह किए बिना ऑस्ट्रिया के साथ विला फ्रैंका की संधि कर ली। केवल अकेला ही युद्ध को जारी रखना चाहता था, परंतु सार्डिनिया के शासक विक्टर एमुनुएल ने भी ऑस्ट्रिया से समझौता कर लिया। इस नए समझौते के अनुसार लोम्बार्डी के प्रांत सार्डिनिया को दे दिया गया तथा नेपोलियन ने भी प्लम्बियर्स की संधि के अनुसार नीस और सेवाई न लेकर सार्डिनिया से केवल युद्ध व्यय लेना ही स्वीकार कर लिया। नेपोलियन की इस नीति से इटली के राष्ट्रवादी एवं फ्रांस के उदारवादी उसके विरुद्ध हो गए। नेपोलियन तृतीय द्वारा विश्वासघात किए जाने का प्रमुख कारण यह था कि वह केवल उत्तरी इटली की एकता चाहता था। संपूर्ण इटली का एकीकरण उसे पसंद नहीं था क्योंकि फ्रांस की सीमा पर एक अन्य शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना नहीं चाहता था। दूसरी बात यह थी कि प्रारंभिक पराजय के बाद ऑस्ट्रिया की स्थिति सुधर गई थी और उसे पूर्ण रूप से पराजित करना सरल कार्य नहीं था। फिर प्रशा द्वारा ऑस्ट्रिया का पक्ष लेकर युद्ध में सम्मिलित होने की आशंका भी थी। फ्रांस की कैथोलिक जनता इटली के एकीकरण के विरुद्ध थी क्योंकि इससे उनके धर्मगुरु पोप की प्रतिष्ठा पर जबरदस्त आघात पहुंचता था। 1860 में मध्य इटली के तीनों राज्य परमा, मोडेना तथा टस्कनी में क्रांति फैल गई और वहाँ की जनता ने अपने शासकों को निकाल दिया तथा सार्डिनिया के साथ सम्मिलित होने का निर्णय लिया। नेपोलियन तृतीय नहीं चाहता था कि मध्य इटली के राज्य सार्डिनिया के साथ मिले, परंतु जब केवुर ने नेपोलियन को सेवाएं और नीति देने का वचन दिया तो नेपोलियन ने मौन स्वीकृति दे दी। किंतु उसकी इस नीति के कारण फ्रांस के कैथोलिकों में वह काफ़ी अलोकप्रिय हो गया। उनका समर्थन व विश्वास प्राप्त करने के लिए नेपोलियन ने पोप के संरक्षण हेतु रोम में फ्रांस की सेना रख दी। इससे इटली के देशभक्त पुनः उससे नाराज हो गए। इसके अतिरिक्त 1860 में नेपल्स में बुर्बो वंश का शासन था। इटली के एकीकरण आंदोलन के समय नेपल्स भी अन्य राज्यों के साथ मिल गया, जिससे वहाँ बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। नेपोलियन तृतीय ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जिसके फलस्वरूप फ्रांस का कुलीन वर्ग नेपोलियन से असंतुष्ट हो गया क्योंकि बुर्बो वंश के पतन में फ्रांस का कुलीन वर्ग अपना अपमान समझता था। 1870 में प्रशा व फ्रांस में युद्ध शुरू हो गया। तब विवश होकर नेपोलियन को रोम से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। फ्रांस की सेना के रोम से हटते ही इटली की सेना ने रोम पर अधिकार कर लिया। लिप्सन ने ठीक ही लिखा है कि नेपोलियन अपने इटली संबंधी नीति से किसी को भी संतुष्ट न कर सका और उसी के कारण उसके साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। इस वीडियो में हम लोग नेपोलियन की विदेश नीति का प्रथम चरण ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति का द्वितीय चरण और उसका मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे।